इधर शिव ने अपने माँ पापा से बात करने के बाद फ़ोन हाथ में लेकर बैठा ही था कि दोबारा फ़ोन बजने लगा। इस बार फ़ोन पर झल्ली नाम शो हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, हेलो। उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से एक खनकती आवाज़ आई, ओए मेरे शेर पुत्र, की हाल है तेरे। उसकी बात सुनकर शिव ने गंभीरता से कहा, बोल, कैसे फ़ोन किया आज तूने मुझे। कृतिका थी, दोनों का रिश्ता दोस्त जैसा ही था। उसकी आवाज़ में झलकती उदासी वो झट से समझ गई और हल्का परेशान होते हुए बोली, ओए तुझे क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि तू आज की कामयाबी के बाद बहुत खुश होगा, पर तू तो परेशान लग रहा है। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओए झल्ली, इतना दिमाग मत चला और बता क्या हुआ, तूने मुझे फ़ोन कैसे किया। कृतिका ने अब हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पूछना था तू कब आ रहा है, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। उसकी बात सुनकर शिव ने बेबसी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही आ जाऊंगा, और शायद तेरा सरप्राइज़ मुझे पता है। उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, तुझे पता है आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। शिव ने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया, तेरी ननद है वो जिसको मेरे लिए पसंद किया गया है, और इस बार मेरे आने पर सगाई करवाने की तैयारी चल रही है। उसकी बात सुनकर कृतिका का मुँह छोटा सा हो गया। उसने मुंह फुलाकर कहा, तेरी बुआ सास से बात हुई है ना। शिव, चल अब तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर शिव ने बिना उसका जवाब सुने ही फ़ोन काट दिया। तो कृतिका ने फ़ोन को हैरानी से देखते हुए कहा, बिना बाय बोले ही काट दिया, इसे क्या हुआ जो इतना उदास साउंड कर रहा था। कृतिका ने ये सोचते हुए दोबारा फ़ोन लगा दिया, पर उसका फ़ोन लगा ही नहीं। वहीं शिव की कृतिका से बात सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शिव ने फ़ोन काटा और शांति से आंखें बंद किए बैठ गया। आदित्य तो उसके फ़ोन कटते ही उछलकर उसके पास पहुंच गया और हैरानी से बोला, ओए ये क्या सुना मैंने, तेरी सगाई हो रही है। शिव ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर वहां से खड़े होते हुए बोला, मासा ने किसी लड़की को देखा है मेरे लिए, और क्योंकि मैं हर बार लड़की को देखने जाने से पहले ही बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता था, इसलिए उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही रिश्ता पक्का कर दिया है, और अब मेरे आने का इंतज़ार है ताकि वो मेरी सगाई करवा सके। उसने बिना किसी भाव के अपनी बात कही और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। उसकी बात सुनकर आदित्य शॉक्ड था। जैसे ही शिव गेट पर पहुंचा, आदित्य उसके पीछे भागते हुए बोला, ओए पर उस झुमके वाली का क्या। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिव ने उसकी बात काट कर कहा, ये सब छोड़, चल चाय पीते हैं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया तो आदित्य भी उसके पीछे भाग गया, और उसके पास पहुंचते ही वो कुछ कहने को हुआ, पर शिव ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया और चाय लेकर बाहर बड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया और चाय की चुस्की भरने लगा। तो आदित्य भी अपनी चाय लेकर वहीं पहुंच गया और उसके बगल के पत्थर पर बैठते हुए बोला, ओए यार, मुझे तो लगा था कि तू उस झुमके वाली को पसंद करता है, फिर अब ये लड़की और सगाई का ये क्या चक्कर चल रहा है। शिव ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसको देखा, फिर ज़मीन में नजरें गड़ाकर बोला, वो झुमके वाली कभी मेरे दिल में नहीं थी, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मासा को मना भी नहीं कर सकता। अब जो रिश्ता जुड़ गया है उसे निभाना तो होगा ही। उसकी आवाज़ में झलक रहे दर्द और उदासी को भांपते हुए आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख, ये नाटक तो किसी और के सामने करियो, जानता है ना हम हमेशा साथ रहते हैं, जितना अपने परिवार के साथ नहीं रहते उतना एक दूसरे के साथ रहते हैं। तू उस झुमके वाली को पसंद करता था, और भले ही तू उसके बारे में कुछ न जानता हो,
पर उसने तेरे दिल में अपनी छाप छोड़ दी है। मासा की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने जा रहा है। पर यार मेरी बात मान, तो तू एक बार जब तू जाए तो एक बार उस लड़की को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करियो। मासा तुझे बहुत प्यार करती है, तेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। अगर तूने कोशिश भी नहीं की और इस रिश्ते में बंध गया तो तू कभी ना खुद खुश रह पाएगा, ना वो लड़की कभी खुश रह पाएगी, और जिससे तू अपनी माँ और ना ही वो लड़की कभी खुश रह पाएगी जिससे तू अपनी मासा की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गया है। जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो तेरी फैमिली कैसे खुश रह पाएगी। इसलिए मेरी मान, तो एक बार उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर। अगर महादेव ने चाहा तो वो तुझे मिल जाएगी और तेरी खुशी के लिए मासा भी मान जाएगी। पर अगर तूने कोशिश भी नहीं की तो तू कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा और तेरे साथ बाकी सबको भी दुख मिलेगा। उसकी बात सुनकर शिव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, समझ गया महात्मा जी, आपने अनमोल ज्ञान के लिए तुझ प्राणी आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। इतना कहकर वो हंस दिया तो आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कुछ कहना ही नहीं है। वो गुस्से में वापस अपने रूम में जाकर घुस गया। शिव ने अपनी चाय ख़त्म की और अंदर चला गया। उसको देखते ही आदित्य गुस्से से मुंह फुलाए बाहर निकलने लगा तो शिव उसके आगे का खड़ा हो गया और उसको घूरते हुए कड़क आवाज़ में बोला, ये लड़कियों की तरह मुंह बनाना बंद कर। तूने जो कहा मैं समझ गया और इस बार तेरे कहने से मैं उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चल अब अपना गुस्सा छोड़ और गले लग जा यारा। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी और मुस्कुरा कर उसको देखने लगा तो भागकर उसके गले से लगकर मुस्कुरा कर बोला, मैं चाहता हूँ कि तैनू तो एडा सच्चा प्यार मिले। उसकी बात सुनकर शिव बस मुस्कुरा कर रह गया, पर अब उसके दिल में एक तूफान उठ गया था जो कब और कैसे शांत होगा ये तो महादेव ही जाने। पर फिलहाल के लिए उसने अपनी फीलिंग को दबा लिया था। आखिर यहाँ पर वो एक लड़का या कोई आम आदमी नहीं था, वो देश का एक सिपाही था जिसके लिए सबसे पहले देश और उसकी धरती माँ आती है। उसकी फीलिंग या परिवार का यहाँ कोई काम नहीं था। एक जगह और थी जहाँ पर लोग उसकी न्यूज़ सुनकर उसकी तारीफ़ कर रहे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। सिंघानिया हाउस में भी मयंक, ज्योति जी और कैलाश जी के साथ टीवी के सामने बैठा था और तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह से तो सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो अक्सर कैलाश जी रात को डिनर से पहले ही न्यूज़ सुना करते थे, जिसमें मयंक भी शामिल हो जाता था क्योंकि तब वो भी फ्री होता था। और आज की न्यूज़ तो अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती थी। आज जब कैलाश जी ने न्यूज़ लगाया तो न्यूज़ में शिवांश सिंह राठौर की जाबाजी, सूझबूझ और देश के प्रति उनकी निष्ठा के चर्चे चल रहे थे। आज की उनकी और उनके टीम की कामयाबी की बातें की जा रही थी और साथ ही वीडियो भी चल रहा था। शिव का नाम देखते ही कैलाश जी ने ज्योति जी को आवाज़ लगाते हुए जैसे ही कहा, देखिए हमारे दामाद ने आज कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो वो तुरंत ही वहाँ आ गई थी और अब तीनों न्यूज़ सुन रहे थे। गौरी तो अपने रूम में थी और कल के क्लास के शेड्यूल देख रही थी और साथ ही क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को रिवाइज भी कर रही थी। एक अच्छे टीचर की यही खासियत होती है, बच्चे भले ही अगली क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को न पढ़े, पर टीचर उसे पढ़ कर आते हैं ताकि गलती से भी कोई पॉइंट स्किप न हो सके। उसने अपना काम ख़त्म किया, तब तक 7:30 हो रहे थे, तो वो भी नीचे ही चली गई। अक्सर वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके ज्योति जी की मदद करने जाती थी, पर आज वो थोड़ा लेट हो गई थी
वो नीचे आई तो हॉल में तीनों को इकट्ठा देख वो भी वहीं आ गई। वो उन्हें इतने गौर से न्यूज़ देखता देख उनके पास आते हुए कहा, ऐसा क्या देख रहे हैं आप सब कि सब के सब बस टीवी में घुसने को हो रखे हैं। ये कहते हुए वो वहाँ पहुँच गई तो मयंक ने उसको मुस्कुरा कर देखा और फिर उसको अपने पास बैठाते हुए बोला, तू खुद ही देख ले। उसकी बात सुन गौरी ने टीवी की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, चलिए मैं भी देख ही लेती हूँ कि। ये कहते हुए वो अचानक चुप हो गई और बड़ी बड़ी आंखें करके टीवी की स्क्रीन को देखने लगी। उस पर उसकी आर्मी वाली फ़ोटो दिखाई जा रही थी जिसमें वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। गौरी तो उसे देखते ही रह गई। तो मयंक ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, क्या हुआ, अब नहीं बोलेगी कि हम जाने क्या बकवास देख रहे हैं। हमारे न्यूज़ देखने से तो तू हमेशा चिढ़ जाती थी, फिर आज खुद देखने में कैसे खो गई। ये कहते हुए वो शरारती मुस्कान के साथ उसे देखने लगा तो गौरी ने तुरंत उस पर से अपनी नज़र हटा ली और मुंह बनाकर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी न्यूज़ में। एक ही न्यूज़ बार बार दिखाते हैं और बाल की खाल निकालने के अलावा इन्हें कुछ आता ही कहाँ है। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर किचन में चली गई। स्लेब से टिककर उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शिव की वही वर्दी वाली फ़ोटो आ गई। गौरी ने झटके से आंखें खोल ली और झट से 2 गिलास पानी पीने के बाद खुद से ही बोली, क्या है इस लड़के में, कोई जादू है क्या जो जब से इसका नाम सुना है इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, न ही कुछ सुनाई दे रहा है। हे महादेव, मुझे इस लड़के से दूर रखिए, कहीं मैं इसके चक्कर में पागल ना हो जाऊं। जाने कौन सा वशीकरण जानता है ये, जो ना चाहते हुए भी इसका ख्याल दिल से नहीं जा रहा है। मैं ही पागल थी जो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, पता नहीं कैसे तब मेरे मुंह से हाँ निकल गया। नहीं, ऐसे नहीं निकला, सब एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे तो हड़बड़ी में निकल गया होगा। पर अब क्या होगा हे महादेव। मैं आपको नहीं, एक तो बहुत कम हो जाएगा। चलिए 2, नहीं, अगर आप 2 में भी नहीं माने तो चलिए 10 में डील डन करते हैं। आप कैसे भी करके इस रिश्ते को होने से रोक लीजिए प्लीज़। अगर आपने ऐसा किया तो मैं पूरे 10 नारियल चढ़ाऊँगी। बस मुझे इस शादी से बचा लीजिए। शक्ल से तो काफ़ी खड़ूस लगता है, काश कि ये खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। पर भाभी ने कहा था कि ये कभी अपने मम्मी पापा की बात नहीं टालता है। चलिए जो भी है, आप कैसे भी करके बस इस रिश्ते को तोड़ दीजिए, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। वो ये बोल ही रही थी कि उसके कानों में ज्योति जी की आवाज़ चली गई, लाडो अंदर क्या कर रही हो, खाना लग गया है, आओ खा लो। उसकी आवाज़ सुनते ही गौरी ने खुद को नॉर्मल किया और बाहर चली गई। खाने के वक्त भी सब शिव की ही चर्चा कर रहे थे तो गौरी ने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और वहाँ से उठकर भाग गई। पहले तो तीनों उसको हैरानी से देखने लगे, फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा वो शर्मा कर चली गई है तो तीनों खुशी खुशी बातें करते हुए खाना खाने लगे। वहीं गौरी गुस्से से उठकर अपने रूम में पहुंची और जाकर बेड पर लेटकर उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसके सामने फिर से शिव का चेहरा आ गया। उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठते हुए बोली, क्या मुसीबत है यार, ये लड़का तो जैसे चिपकू गम लगाकर मेरे ख्यालों से चिपक गया है। नहीं गौरी, तो इसके बारे में ज़्यादा सोच रही है और घर में भी सब उसी की बात कर रहे हैं, सुबह से इसी के गुणगान सुन रही है, इसलिए तेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। तुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा, चल गाने चला ले और थोड़ा डांस कर ले, उसके बाद तुझे अच्छा लगेगा, फिर इस चिपकू मानस से भी तेरा पीछा छूट जाएगा। उसने ये कहते हुए अपने फ़ोन में गाना लगाया और गाना सुनते ही वो सब भूल गई। उसने पेपर को फोल्ड करके माइक बनाया और गाते हुए अपने पैर थिरकाने लगी, साथ ही अपनी पतली कमर मटकाते हुए नागिन की तरह बल खाते हुए डांस करने लगी।
कुछ देर गाने और डांस करने के बाद उसका मूड कुछ ठीक हुआ तो उसने फिल्म चलाया और बेड पर लेट गई और जल्दी ही सो गई। वहीं दूसरी तरफ शिव आधी रात तक अपने कमरे के बाहर पत्थर पर बैठे कुछ सोचता रहा। बाहर काफ़ी ठंड थी पर उसे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। आधी रात के बाद जब थकावट की वजह से उसकी आंखों ने और देर तक खुलने से इनकार कर दिया तो वो जाकर आदित्य के बगल में लेट गया और जल्दी ही उसे भी नींद आ गई।